हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मॉक टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कब करती है। जब भी हमें लॉग दिखता है तो हमारे दिमाग में एक्सपोनेंशियल जरूर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो ये r की पावर log n है इसे मैन्युपुलेट करके कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास है r की पावर log n, इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर log और आगे r की पावर log n। क्योंकि e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो यहाँ से हमें r की पावर log n ही मिलेगा। अब हम यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और प्रॉपर्टी ये है कि log a की पावर b जो होती है, यहाँ पे जो ये पावर है वो आगे आ जाती है। ये बेसिकली b log a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ये log n पावर में है तो ये log n यहाँ इस log के आगे आ जाएगा। हमें मिल जाएगा e log n और ये जो log r है वो यहाँ बाहर रहेगा। और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे e और log कैंसिल हो गए तो यहाँ पे रह जाएगा n और पावर में बाहर log r। और इसे फर्दर मैं लिख सकता हूँ 1/n की पावर, क्योंकि ऊपर आपकी पावर log r थी, अगर इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस log r हो जाएगी। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये सीरीज थी, ये सीरीज हमारे पास क्या बनी अब, समीशन 1/n की पावर माइनस log r। और ये जो सीरीज है ये सीरीज 1/n की पावर p टाइप की बनी। और p टेस्ट कहता है कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कब करती है, अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। हमसे डाइवर्जेंस ही पूछी गई है तो यहाँ पे ये सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, अगर यहाँ पे जो ये पावर है माइनस log r, इसकी वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से log r आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज log ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को मैं लिख सकता हूँ log e। और यहाँ से हमें log r मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू log e की पावर -1। ये जो माइनस है वो e की पावर में चला जाएगा। और अब log और log कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू e की -1। तो यहाँ से हमें बेसिकली मिला r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। और ये हमारे ऑप्शन सी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें, मान लो मैं इसको a1 नाम दे रहा हूं, ये सेकंड टर्म a2 और a3 प्लस सो ऑन आगे प्लस an। और बाहर क्योंकि डिवाइडेड बाई n है तो इसके नीचे यहाँ पे n है। और हमें इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कहती है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाई n की जो लिमिट होती है वही लिमिट an की भी होती है। और यहाँ पे अगर an देखें तो an हमारा ये वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n की जो लिमिट आएगी वही लिमिट इस पूरी सीक्वेंस की होगी। और इस सीक्वेंस की लिमिट होती है 1। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होता। अब हम ये देखेंगे कि इस सीक्वेंस की लिमिट 1 कैसे होती है। अगर यहाँ पे इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। पावर में 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी लिमिट के केस में 0 होता है। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ से इसका आंसर तो नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, मान लो हम इसे नाम दे रहे हैं y। अब जब भी आपको पावर दिखेगी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो वहां पे हम log का यूज करते हैं। तो यहाँ से log y आ जाएगा log n की पावर 1/n। और ये जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से बन जाएगा हमारा 1/n log n। अब अगर इसकी लिमिट हम निकालें तो ऊपर log n है, n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है क्योंकि log बढ़ता जाता है इन्फिनिटी की तरफ। और नीचे n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आई तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो ऊपर log n का डेरिवेटिव करेंगे और log n का डेरिवेटिव होता है 1/n। और नीचे n का डेरिवेटिव करेंगे, n का होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/n।
और 1/n की लिमिट होती है 0 अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। तो यहां से हमें log y की लिमिट मिल गई 0, लेकिन हमें log y की नहीं चाहिए थी, हमें तो y की लिमिट चाहिए थी क्योंकि n की पावर 1/n है। तो इसीलिए log को हटाने के लिए हम दोनों साइड e लगा देंगे एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे e लगाएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y की लिमिट रह जाएगी और आगे 0 आया है तो e में भी 0 लग जाएगा और e की 0 आपका 1 होता है। तो यहाँ से ये आंसर आता है। ये तो था प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो ये लिमिट होगी n की पावर 1/n, ये लिमिट इक्वल होगी आपके, क्योंकि हमने एक log लिया फिर e लिया तो यहाँ पे e की पावर log और आगे 1/n इसके इक्वल। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये सेम इसी तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी सीक्वेंस जो थी n की पावर 1/n टाइप की थी, यहाँ पे पावर 1/n है, इसीलिए हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में की भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सीक्वेंस an दे रखी है और ये पूछा गया है कि क्या ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है या फिर बाउंडेड है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन डी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं? जैसे मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 सो ऑन। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आगे वाली जो टर्म है, जैसे 1 के नेक्स्ट टर्म 2 है वो इससे बड़ी टर्म है, 2 के नेक्स्ट आगे 3 है तो वो उससे बड़ी टर्म है। अगर मैं इसको A1 बोल दूं फर्स्ट टर्म, फिर A2 बोल दूं, A3 बोल दूं, A4 बोल दूं, सो ऑन ऐसे, तो यहाँ पे आगे वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं? अब मान लो मैं इस सीक्वेंस की दो टर्म्स ले रहा हूं, एक n+1 और एक an। अब क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के केस में ये बड़ी टर्म होगी an+1, तो ये an+1 बड़ा आना चाहिए an से, अभी इंक्रीज होगी। और ये सभी n के लिए होना चाहिए, चाहे n1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। तो ये an+1 और an जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी सीक्वेंस की टर्म्स को। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इसे लेफ्ट साइड लेके जाएं तो ये मिलेगा। ये कंडीशन रहेगी आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन आया है इसकी जगह लेस देन आ जाएगा, बस ये होगा। अब यहाँ पे हमारे पास an दे रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए an+1 चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। यहाँ तक an था। अब क्योंकि an+1 हम निकाल रहे हैं तो एक टर्म आगे और आ जाएगी 1/n+1 फैक्टोरियल। अब इसके बाद हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? an+1 माइनस an चेक करेंगे। जब हम an+1 से an को माइनस करेंगे तो यहां तक तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां तक ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगी, तो यहां से आएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सारी पॉजिटिव मिलेगी। n को आप कुछ भी पुट करो, नेचुरल नंबर 1 2 3, तो यहाँ से हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला? an+1 माइनस an हमें ग्रेटर देन 0 मिला, और ये कंडीशन थी हमारी इंक्रीजिंग होने की। का मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो ऑप्शन डी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब an हमारे पास दे रखा है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखा जाए तो सारी टर्म प्लस में है और सारी टर्म पॉजिटिव है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू अगर मिलेगी तो 0 से बड़ी ही मिलेगी, चाहे n आप कुछ भी रखो। तो यहां से एक कंडीशन ये आपको मिल गई कि an आपका ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n। an क्योंकि 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि an जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो होगी। अब बाउंडेड अबव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे?
सीक्वेंस हमारे पास थी 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, प्लस 1/फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बाउंडेड एबव चाहिए तो इस सीक्वेंस से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये सिंबल लगा रहा हूँ, इससे बड़ी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 की जगह मैंने 1 ही लिख दिया। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए 1/1 फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने 2 रख दी। 1/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 6 के बजाय इसको 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं। इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया। यहाँ पे 6 आना था, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो आपकी टर्म बढ़ जाती है, क्योंकि 1/6 आपका छोटा होगा 1/4 से। यहाँ पे छोटे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बड़ा होगा तो इसीलिए मैंने ये सिंबल लगाया है। अब आगे यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल आना था, तो 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2 का क्यूब। वैसे तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, लेकिन मैंने उसकी जगह 2 का क्यूब लिख दिया, छोटा नंबर लिखा, इसीलिए यहाँ पे ये इनइक्वालिटी हमने यूज की। अब आप देखेंगे जब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो पावर 3 से एक कम 2 आई। जब आगे 4 फैक्टोरियल था तो पावर 4 से एक कम 3 आई। अब यहाँ पे आगे n फैक्टोरियल है तो 2 की पावर n से एक कम n-1 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से आगे आप देखेंगे तो ये जीपी बन जाएगी, और जिसमें कॉमन रेशियो r 1/2 है। और जीपी का फॉर्मूला, क्योंकि r लेस देन 1 है, तो इसके सम का फॉर्मूला रहता है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे ये 1 अलग था, प्लस आगे जीपी के सम का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म 1 है, इंटू 1 माइनस आर की पावर n, r 1/2 है, उसकी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ होता है हाफ, और इसके बाद यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस, इस हाफ को जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, और अंदर रहेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, और ये आ जाएगा 1 प्लस, ये 2 अब अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1/2 की पावर n-1, क्योंकि ये 2 आगे भी जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 की पावर n है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से हमें मिला 1 प्लस 2 होता है 3 माइनस 1/2 की पावर n-1। अब अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाली जो टर्म है वो 0 की तरफ जाएगी, क्योंकि n इंफिनिटी होगा, 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, 1/इंफिनिटी 0 होता है लिमिट के केस में, तो ये 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा 3, और हम सॉल्व कर रहे थे an को, और वहां पे हमारे पास जो सिंबल आया था वो था लेस देन वाला, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा an लेस देन 3 है फॉर ऑल n। तो an बेसिकली हमें 3 से कम मिला और 0 से बड़ा मिला था, तो an 0 और 3 के बीच में है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, यानी बाउंडेड है। तो यहाँ से ऑप्शन अब देखेंगे हम, अनबाउंडेड कैंसिल क्योंकि ये बाउंडेड है। यहाँ पे लिखा है नॉट बाउंडेड एबव, ये भी कैंसिल क्योंकि बाउंडेड एबव तो ये है, और यहाँ पे ऑप्शन सी है बाउंडेड एबव, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आपको ये फील हो सकता है कि ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया। ये लेंथी सिर्फ एक्सप्लेनेशन की वजह से हुआ है। अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप सीक्वेंस को देखते ही ये बोल सकते हो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि an आपको दिख जाएगा, an+1 आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा जब हम उन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, और ये तो पॉजिटिव है, इस वजह से इंक्रीजिंग। और बाउंडेड बिलो का ऐसे ही पता लग रहा है, क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है, तो an की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 मिलेगी, यानी बाउंडेड बिलो भी है। एबव के लिए आपको पता लग जाएगा कि जीपी बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे हम थ्योरम का यूज करेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये था, प्लस ये बाउंडेड भी था,
अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है, बाउंडेड होती है, वो कन्वर्जेंट भी हो जाती है। तो ये कन्वर्जेंट भी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। तो हमने लास्ट मॉक टेस्ट में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जितनी भी कॉची सीक्वेंसेस होती है, कॉची सीक्वेंसेस, ये इंप्लाई करती है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस को। यानी सारी की सारी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये भी कॉची सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, वो फिर कॉची बन जाएगी। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे log n स्क्वायर है। अगर इसकी लिमिट निकालें, n को इन्फिनिटी पुट करें, तो log इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी log इन्फिनिटी आएगा और वो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, यानी ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस सीक्वेंस में अगर n को हम ऑड रखेंगे 1 3 5 7, तो यहां से हमें -1 मिलेगा। अगर n को हम इवन रखेंगे तो वहां से हमें 1 मिलेगा। तो ये सीक्वेंस कभी -1 पे जा रही है, कभी 1 पे जा रही है। तो ये बेसिकली ऑसिलेट हो रही है। तो ये वाली सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल। अब ऑप्शन सी में क्योंकि यहाँ पे n है, अगर इसकी लिमिट निकालें, n को इन्फिनिटी पुट करें, तो यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, इसका मतलब ये सही ऑप्शन होगा। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसी वजह से ये कॉची भी बन जाएगी। लेकिन इसे चेक करते हैं। ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे आर की वैल्यू 1/2 है। इसका सम अगर निकालेंगे इस पूरे की वैल्यू, तो वो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर, आर यहाँ पे हाफ है, इसकी पावर n, 1 माइनस आर। और ये हमने देखा था, इसका आंसर कितना आता है, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा और अंदर 1 माइनस 1/2 की पावर n आएगा। तो इसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 अंदर जाएगा, तो हमें मिला था वहां पे भी 2 माइनस 1/2 की पावर n-1। एक 2 ऊपर आएगा, नीचे 2 की पावर n है, एक पावर कैंसिल होगी। और इसकी अगर लिमिट निकालें, n को इन्फिनिटी पुट करें, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 होता है लिमिट के केस में। तो 2 माइनस 0 यानी यहाँ से हमें लिमिट 2 मिलेगी। इस सीक्वेंस की लिमिट 2 आई, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये फिर कॉची सीक्वेंस होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है ए और इसकी डायगोनल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी पढ़ा था कि ये जो मेन डायगोनल है, इससे नीचे वाली सारी एंट्रीज अगर 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती है वही इसकी आइगन वैल्यू बन जाती है। तो आइगन वैल्यू यहां से मिलेगी हमें 1 2 एंड 7। और एक रिजल्ट हमने और पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, सारी डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 1 2 7 डिस्टिंक्ट है, इसी वजह से ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ए तो डायगोनलाइजेबल है। अब दूसरा पूछा है ए स्क्वेयर का। अब एक और रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यू होगी वो फिर लैम्डा स्क्वेयर होगी। तो यहां से ए स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी, एक मिलेगी 1 का स्क्वेयर यानी 1, दूसरी मिलेगी 2 का स्क्वेयर यानी 4, और तीसरी मिलेगी 7 का स्क्वेयर यानी 49। अब क्योंकि ये भी सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इसी वजह से ए स्क्वेयर भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड ए स्क्वेयर आर डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है मॉड z का स्क्वायर, मॉड z के स्क्वायर की वैल्यू होती है z बार। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई, मान लो आपके पास z है x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट यानी x माइनस आयोटा y। अब अगर z बार को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y को,
तो वहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। और मॉड जेड आपका क्या होता है? मॉड जेड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जेड का स्क्वायर जो है वो जेड जेड बार के इक्वल होता है। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कॉची रीमान इक्वेशन की आपने काफी सारी फॉर्म पढ़ी होगी। जैसे एक होता है कि यू एक्स आपका वी वाई के इक्वल होना चाहिए और यू वाई आपका माइनस बी एक्स के इक्वल होना चाहिए, ये भी कॉची रीमान इक्वेशंस है। लेकिन अभी यहाँ पे z बार दिया है, जब भी z बार दिया होगा तो आपने ये वाली फॉर्म यूज करनी है कॉची रीमान इक्वेशन की, कि करली f अपॉन करली z बार इक्वल टू 0। और फंक्शन यहाँ पे z z बार है, हमने क्या करना है, इस फंक्शन z z बार को डिफरेंशिएट करना है z बार से। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, z यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है z बार से, तो यहाँ पे z कांस्टेंट आ जाएगा। z बार का डेरिवेटिव z बार के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहां से मिल जाएगा z इक्वल टू 0। ये हमने कॉची रीमान इक्वेशन लगाई। और कॉची रीमान इक्वेशन कहती है जहां पे ये सेटिस्फाई होगी, यानी z की जिन वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 मिला, यानी पॉसिबिलिटी ये है कि z इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। कंफर्म यहां से नहीं होता है, लेकिन ये कंफर्म हो गया क्योंकि यहां से z की सिर्फ 0 वैल्यू मिली, बाकी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ओनली ऑन एक्स एक्सिस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल आ गया तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगर z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आया तो फिर हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? का फॉर्मूला था लिमिट z अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हम लिखते हैं f ऑफ z, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ 0 और नीचे आता है z माइनस 0। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का है z इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस 0, एफ जेड की वैल्यू हमारे पास थी जेड जेड बार माइनस एफ जीरो। अगर जेड जेड बार में जेड को 0 रख दें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से 0, नीचे z माइनस 0। यहां से आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, जेड जेड बार अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ पे जेड बार ही रह गया। जेड बार में जेड को हमने 0 रखना है तो 0 का बार भी 0 आएगा, और यहाँ पे 0 वैल्यू आई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हुई। अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है फाइनाइटली तो हम कहते हैं ये डिफरेंशिएबल हो जाता है फंक्शन फिर। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ। तो डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन, ओरिजिन होता है z इक्वल टू 0, क्योंकि z को अगर x और y में चेंज करें तो यहाँ से x कॉमा वाई 0 0 आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप फाइंड करने हैं ऑर्डर 360 के। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, 360 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? इसे मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 6 इंटू 10। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 बन जाएगा। लेकिन अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं बने, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, आगे भी 2 इंटू 3, और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। और यहां से हमें मिला 2 2 2, यानी 2 मिल गया 3 टाइम, और 3 मिल गया 2 टाइम, और साथ में 5 मिला। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप बनते हैं वो यहां से बनेंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर आपने देखनी है, पहली पावर 3 थी तो 3 का पार्टीशन इनटू, नेक्स्ट पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ 2, और आगे 5 की पावर 1 है तो पार्टीशन ऑफ 1। ये P बता रहा है पार्टीशन को। अब जैसे 3 है, 3 के कितने पार्टीशन हम कर सकते हैं? जैसे 3 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0,
अगर मान लो 3 को डिवाइड करना हो, एक को पूरा 3 मिल जाएगा, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2+1, या फिर 1+1+1। इनके अलावा कोई भी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से टोटल हमें मिले 3 पार्टीशन। तो P ऑफ 3 की वैल्यू होगी 3। इसी तरह से 2 के कितने पार्टीशन हम कर सकते हैं? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2+0, और एक बार 1+1, और कोई पार्टीशन इसका नहीं होगा तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2। और 1 को हम लिख सकते हैं 1+0, यानी अगर दो लोगों में डिवाइड करना हो, एक को पूरा मिल जाएगा और एक को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये इंटेग्रल पार्टीशन आपको करने होते हैं, इंटीजर वाले। तो P ऑफ 1 यहाँ से मिल जाएगा 1, और इनको मल्टीप्लाई करके आया 6, तो यहाँ से आंसर होगा 6। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बी दिया है और एक सेट दिया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं x1, x2, x3, और कहा गया है कि ये जो सेट है वो बेसिस है V का। अब अगर इस सेट में ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, और क्योंकि ये बेसिस है, जितने एलिमेंट बेसिस सेट में होते हैं उतना ही डायमेंशन उस वेक्टर स्पेस का होता है। यानी यहां से जो B का डायमेंशन हमें मिलेगा, डायमेंशन ऑफ V वो 3 होगा। ऑप्शन 2 में कहा है डायमेंशन ऑफ V इज 2, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में पूछा गया है कि क्या ये सेट बेसिस बनेगा V का। अगर मान लो इस सेट को मैंने नाम दिया B, तो कोई सेट B बेसिस कब बनता है? अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन होती है कि जो सेट B है वो Li सेट होना चाहिए, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और दूसरी कंडीशन होती है कि लीनियर स्पैन ऑफ V ये V के इक्वल होना चाहिए, यानी वेक्टर स्पेस B का हर एलिमेंट इस B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस सेट में हमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3, और वेक्टर स्पेस का डायमेंशन भी 3 है। अगर एलिमेंट भी 3 दिए हो, डायमेंशन भी 3 हो, तो उस केस में ये वाली कंडीशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बस Li चेक करना पड़ता है। अब Li कैसे चेक करते हैं? उसके लिए जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट दिया है x1 प्लस x2, इसे मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस 0x3। आगे दूसरा एलिमेंट x2 है तो उसे मैं लिखूंगा 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3। और लास्ट में दिया है x3, तो इसे हम लिख सकते हैं 0x1 0x2 प्लस x3। इसकी हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पे x1 का कॉफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, x3 का 0 है, और नेक्स्ट रो में 0 1 0 और लास्ट रो में 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी ये Li है। और अगर ये Li बन गए वेक्टर, तो यहां से ये वाला सेट बेसिस बन जाएगा। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो यहां से हमें मिलेगा, यहाँ पे 1 है, हम इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो 1 की हम रो हाइड कर देंगे, कॉलम हाइड कर देंगे, हमारे पास अंदर रहेगा 1 0 0 1। और यहाँ से हमें मिलेगा 1। इस माइनर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 यहाँ जाएगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0। तो यहाँ से हमें 1 मिला, और 1 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी इसका डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिला। इसका मतलब ये जो सेट था वो Li सेट था। Li अगर ये सेट था तो ये बेसिस बनेगा। और ऑप्शन ए में यही कहा है, क्या ये बेसिस है? तो ये बेसिस बनेगा, और ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगर इस सेट में देखें तो यहां से मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि यहां पे दिया है x1 और x2। x1 का कॉफिशिएंट 1, x2 का -1, x3 नहीं है तो उसका 0। यहां से कॉफिशिएंट हमें मिल जाएंगे 0 1 और -1 और 1 0 -1। का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पहले 1 है, 1 की रो कॉलम हाइड करेंगे तो हमारे पास रहेगा ये वाला 1, आगे ये -1, नीचे ये 0 और ये -1। अगर फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपेंड करें, नेक्स्ट यहाँ पे 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, आगे आएगा +1 ये वाला, इसकी रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे तो हमारे पास रहेगा -1 0 1 -1। तो
तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला -1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 माइनस 0, आगे +1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और आगे 0 रहेगा। यहाँ से -1 मिलेगा और आगे से +1 मिलेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 वैल्यू होने का मतलब ये जो वेक्टर यहाँ पे दिए हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये एलडी सेट है। एल नहीं मिला तो ये बेसिस नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ऑप्शन हमें सही मिल चुका है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी है x की पावर 1/n और x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 को, और इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f(x), जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फंक्शन। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट से, यानी f(x) जो हमारे पास दिया है उसकी हम लिमिट फाइंड करते हैं, उसे हम नाम देते हैं f(x) का। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्योंकि x आ रहा है इस इंटरवल से, तो हम x को यहाँ पे 0 रख देंगे। अगर हमने x यहाँ पे 0 रखा तो सीक्वेंस कुछ इस टाइप की बन जाएगी, 0 की पावर 1/1, 0 की पावर 1/2, 0 की पावर 1/3, सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे n वेरी करता है 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस हमें मिल रही है, यहाँ पे 0 की पावर 1 है, 0 होगा, आगे भी 0 होगा, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 0 को। कब 0 को कन्वर्ज हुई, जब x हमारा 0 था। अब x मान लो हमारा 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल या 1 से छोटा है। अब अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई, इंक्लूडिंग 1, तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 1/n है, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे नंबर है 0 से बड़ा, 1 के इक्वल या 1 से छोटा, कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ यहाँ पे 0 बन जाएगा, पावर 0 आ जाएगी, और 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, उसकी पावर 0, हमें आंसर 1 वहां से मिलता है। अगर चाहे x 1 भी हो, उसकी पावर 0 भी हमें 1 ही मिलेगा, तो यहां से हमें लिमिट मिलेगी 1। अब हमने देखा कि x को चाहे 0 रखो या 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखो 1 तक, तो सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट f(n)x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है कि लिमिट 0 होगी सभी x के लिए, ऐसा नहीं है। लिमिट 0 और 1 हमें मिली। अब यहाँ पे लिमिटिंग फंक्शन की हमें दो वैल्यू मिली, 0 और 1। इसका मतलब लिमिटिंग फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, क्योंकि दो फंक्शन मिल रहे, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो लिमिटिंग फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं था। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट ये है कि अगर लिमिटिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ऑप्शन सी हमारा है कि fn कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता क्योंकि इसका लिमिटिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायमेंशन फाइंड करना है सबस्पेस W का, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब क्योंकि यहाँ पे R4 है, तो R4 का मतलब है जो वेक्टर स्पेस हमारे पास है उसका डायमेंशन 4 है। डायमेंशन ऑफ सबस्पेस W, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, n माइनस नंबर ऑफ Li रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस R की पावर 4 है, यानी इसका डायमेंशन 4 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। और आगे हमारे पास तीन रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, लेकिन उनमें से हमने देखना है कि Li कितनी होगी, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी। तो उसे हम कैसे चेक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली रिस्ट्रिक्शन है उसमें x का कॉफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, z का 1 है, w का भी 1 है। और सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें x का कॉफिशिएंट 1 है, y का 1 है, z का 2 है और w है नहीं, यानी w का 0 है। और थर्ड में x का 1 है, y का 3 है, z और w का 0 है।
अब इसके बाद आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इसे रैंक से कर सकते हैं। जितना रैंक आएगा इस मैट्रिक्स का उतनी नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन होगी, या फिर आप इसे एक्लन फॉर्म से कर सकते हैं। जितनी नॉन जीरो रोज एक्लन फॉर्म में होगी उतनी नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर मान लो इसे हम रैंक से करें तो यहाँ पे माइनर हम उठाएंगे, ये मैट्रिक्स 3x4 की है, तो स्क्वेयर ऑर्डर का माइनर यहाँ पे 3x3 का मिलेगा सबसे बड़ा। और वहां पे अगर मैं उसमें एक ये वाला कॉलम उठाऊं 1 1 1, एक ये वाला कॉलम क्योंकि ये इजी है, यहाँ पे 0 1 है, और एक ये वाला कॉलम, यहाँ पे 2 0 हमारे पास है, और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट के लिए आप चाहें किसी भी रो या कॉलम से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2 0 है। करते कैसे हैं? यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस फिर प्लस होगा, तो यानी ये 1 रहेगा ये वाला। अब इसकी रो और कॉलम को हम हाइड करते हैं, जो रहता है उसे अंदर लिखते हैं। प्लस आगे यहाँ पे 0 था इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0 1 में मल्टीप्लाई कर जाएगा इधर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और -2 आएगा, तो बेसिकली यहाँ से -2 मिला, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमें 3 ऑर्डर का एक माइनर मिला जो बेनिश नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू 0 नहीं आई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा। अगर इसका रैंक 3 हुआ तो नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन यहाँ से 3 मिल जाएगी, और 4 - 3 यानी 1 यहाँ पे डायमेंशन होगा W का, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 50,000। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हम कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली यहाँ पे हमें डिवाइजर ऑफ 50,000 फाइंड करने, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा? सबसे पहले हम 50,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे इस 5 को मैं 5 ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक 0 है यानी 10, एक 0 और है, एक और 10, एक और 10 और एक और 10। यहाँ पे 5, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, आगे भी 2 इंटू 5, फिर से 2 इंटू 5, और एक इसके लिए 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 की पावर हुई 1 2 3 4 एंड 5, 5 रेज टू द पावर 5, और 2 की पावर यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 पावर हुई। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसके बाद जो इसका आंसर होता है, यहाँ पे पावर क्योंकि पहली 5 थी, तो इसीलिए यहाँ पे 5 और 1 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 5 + 1 इंटू नेक्स्ट पावर यहाँ पे 4 थी, तो हम 4 में भी 1 ऐड कर देते हैं। यानी जो जो प्राइम फैक्टर की पावर होगी उनमें हम 1 ऐड कर देते और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 5 + 1 6 और 4 + 1 5, और आंसर हमारा आया 30। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको कभी भी इस तरह का फंक्शन दिखता है जिसमें x की कोई पावर p है और आगे साइन 1/x की कोई पावर q है, और यहाँ पे ये जो पावर यहाँ पे q दी है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, और यहाँ पे जो पावर p है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे p की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, 2 का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू है, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा बनना था वो ऑप्शन ए सही ऑप्शन होता। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जब आपकी p की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इस बीच फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो रहेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो था डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड, लेकिन आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, और अगर फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि 0 पे चेक करनी है तो यहाँ पे 0, और फंक्शन दे रखा है x² sin 1/x। लास्ट वीडियो में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था
कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन साइन 1/x है, पहले वाले फंक्शन की लिमिट 0 है और दूसरा वाला फंक्शन बाउंडेड है, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 ही होती है। तो यहाँ से हमें इसकी लिमिट 0 मिल जाएगी। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें इस 0 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। यानी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूस लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हमें x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला रहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे। तो यहां से हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस, और 0 पॉइंट पे फंक्शन दे रखा था 0, नीचे आया x माइनस 0। इस वाले x से यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साथ में x साइन 1/x, और इसकी लिमिट भी हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक फंक्शन की लिमिट 0 है और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 ही होगी। यहाँ पे हमें फाइनाइट लिमिट मिली, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होता। यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये तो डिफरेंशिएबल था, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल। और नन ऑफ दीज भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ से ए ऑप्शन सही ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज। 12 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है 12। अगर इसके हम डिवाइजर देखें, तो यहाँ पे 1 12 को डिवाइड करता है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 करता है और 12 भी से डिवाइड करता है। ये सारे इसके डिवाइजर हैं। और साइक्लिक ग्रुप में जो ऑर्डर के डिवाइजर होते हैं, उन सभी ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे 1 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमें मिलेगा। इसी तरह से 2 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमसे 4 ऑर्डर का सब ग्रुप पूछा है, तो 4 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not true about an orthogonal matrix A? A हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट A के बारे में ट्रू नहीं है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यानी अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसको जब इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और हमें ये भी पता होता है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो यहाँ इनको अगर कंपेयर करें, तो A इनवर्स की जगह पे A ट्रांसपोज है। इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी था, ये बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। हमसे नॉट ट्रू पूछी गई है, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स है वो फिर नॉन सिंगुलर होगी। तो यहां से ऑप्शन बी में लिखा है कि ए इज नॉन सिंगुलर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फिर नॉन जीरो है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो रैंक उस मैट्रिक्स का होगा वो ऑर्डर के इक्वल होगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी हमें एन ऑर्डर का एक माइनर मिलेगा जो वेनिश नहीं होगा। वेनिश नहीं होने का मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इसी वजह से रैंक यहां से हमें
n मिल जाएगा। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। यहां पे लिखा है रैंक ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए, ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। रैंक और ऑर्डर इक्वल होंगे, हमसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट ही पूछी गई है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होता। इसके साथ ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना है। लेकिन फिर भी हम ए ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कैंसिल होगा। ए ऑप्शन में हमसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस वन। अब हमारे पास था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, और ऑप्शन ए में डिटर्मिनेंट पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे और यहां से आ जाएगा डिटर्मिनेंट आई। अब जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, यानी ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस वन। और ऑप्शन ए में दिया था कि डिटर्मिनेंट हमारा प्लस माइनस वन के इक्वल होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमारा 2 आयोटा पे है और जिसकी रेडियस 2 है। इसे सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ जैसे कहीं 2 आयोटा आएगा और यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे कहीं 4 आयोटा आएगा। अब क्योंकि इस सर्कल का सेंटर 2 आयोटा पे था और इसकी रेडियस 2 है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1/z² + 4। dz और इंटेग्रल को हटाकर जो रहता है वो हमारा फंक्शन होता है, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/z² - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, जिस वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ से हमें यही मिलेगा। अब हम यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/z - 2 आयोटा और z + 2 आयोटा। अब अगर इस फैक्टर को हम 0 रखें तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2 आयोटा, जो कि सर्कल के अंदर है। और इस फैक्टर को अगर 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी -2 आयोटा, जो कि यहाँ कहीं आएगी -2 आयोटा, और ये सर्कल के बाहर जा रही है। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फंक्शन बनाते हैं, जिस फैक्टर की वैल्यू सर्कल के अंदर आ रही हो उसे हम हटा देते हैं, और बाकी जो बचा वो हमारा फंक्शन बन जाता है। और यहाँ से कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो यहाँ पे जो इंटेग्रल हमसे पूछा गया था उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ, जो पॉइंट सर्कल के अंदर है 2 आयोटा उसे हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 पाई आयोटा इंटू फंक्शन z का ये है, यहाँ पे z की जगह पे 2 आयोटा रखना है, तो यहाँ पे हम 2 आयोटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। और यहाँ से मिलेगा 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1/4 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा, तो बेसिकली हमें यहाँ से π/2 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द लॉरेंट सीरीज ऑफ sin 2z/z² इज। हमसे कोफिशिएंट ऑफ 1/z पूछा गया है, और कोफिशिएंट ऑफ 1/z रेजिड्यू के इक्वल होता है। तो यहां से बेसिकली हमें रेजिड्यू फाइंड करना, और रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं पोल पे। अब यहाँ पे इस फंक्शन में z = 0 पे अगर हम लिमिट फाइंड करें तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगी इनफाइनाइटली, यानी इन्फिनिटी लिमिट आएगी। इसका मतलब z = 0 यहाँ पे पोल होगा। रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम पोल का ऑर्डर फाइंड करते हैं, और पोल का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम फाइंड करते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z की पावर m और आगे f ऑफ z। ये जो लिमिट है ये L के इक्वल आनी चाहिए, यानी फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए, और L की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ से ये जो लिमिट है नॉन जीरो फाइनाइट हमें मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि जो ये m है ये पोल का ऑर्डर होगा।
तो अब इस फंक्शन के लिए हम पोल का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, m की जगह पे पहले हम z की पावर 1 रखेंगे। अगर 1 पे हमें नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट मिल गई तो 1 इस पोल का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे z की पावर 1 और आगे fz की वैल्यू हमारे पास थी साइन 2z अपॉन z स्क्वेयर। एक z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 साइन 2z अपॉन z। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे साइन 2z अपॉन 2z बन जाएगा और इसकी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 पे 1 होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो और जो यहाँ पे एंगल है वही नीचे हो तो यहाँ पे इसकी लिमिट 1 आ जाती है। या तो फिर आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले की लिमिट 1 आई तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें लिमिट मिल जाएगी 2 और 2 नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट है, इसका मतलब हमें लिमिट मिल गई नॉन जीरो फाइनाइट। तो यहाँ पे पोल का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और 1 ऑर्डर के पोल को हम बोलते हैं सिंपल पोल। और अगर सिंपल पोल पे रेजिड्यू फाइंड करना हो तो हम ऐसे वो फाइंड करते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे z और आगे fz इसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट आती है वो हमारा रेजिड्यू होता है। और ये वाली लिमिट हमने यहाँ पे फाइंड कर दी z fz की, ये लिमिट 2 आई है तो इसका मतलब रेजिड्यू भी यहाँ से 2 होगा। तो रेजिड्यू होता था कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है z प्लस 1 अपॉन z और हमसे पूछा है कि ये फंक्शन कन्फॉर्मल कहाँ पे नहीं है। नॉट कन्फॉर्मल हमसे पूछा गया है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास fz है, ये किसी पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पे कन्फॉर्मल कब होता है? कन्फॉर्मल होने के लिए इसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक तो ये एनालिटिक होना चाहिए z नॉट पे और दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव इस z नॉट पे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर फंक्शन z नॉट पे एनालिटिक हो और z नॉट पे फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो हो तो वो फंक्शन फिर कन्फॉर्मल हो जाता है उस z नॉट पे। यहां से हमसे नॉट कन्फॉर्मल पूछा गया है तो इसका मतलब नॉट कन्फॉर्मल के लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि फंक्शन कहां पे एनालिटिक नहीं है। नॉट एनालिटिक इन पॉइंट पे नहीं है और दूसरा हम देखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव इन पॉइंट पे जीरो है। फंक्शन हमारे पास z अपॉन 1 अपॉन z दिया था। यहां पे अगर हम फंक्शन में z की जगह पे जीरो रख देते हैं तो 1 अपॉन जीरो आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सिंगुलैरिटी आ जाएगी, यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा z इक्वल टू जीरो पे। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है z इक्वल टू जीरो पे तो इसका मतलब ये हुआ जीरो पॉइंट पे फंक्शन कॉन्फॉर्मल भी नहीं होगा और हमसे यही पूछा गया था। इसका मतलब आंसर में जीरो तो जरूर आएगा। यहाँ पे जीरो नहीं है इसलिए ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। के बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर उसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से जो z की वैल्यू आएगी उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं होगा। अगर इसका डेरिवेटिव हम करें तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ डैश जेड इक्वल टू जेड का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 अपॉन जेड का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वेयर होता है। क्योंकि 1 अपॉन जेड को हम लिख सकते हैं जेड की पावर -1 और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे माइनस पावर आगे आएगी, एक पावर और कम हो जाती है, माइनस पावर आगे जेड की पावर -2 हो जाएगी, माइनस यहीं पे रहेगा, जेड की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड स्क्वेयर। अब इसे हमने जीरो के इक्वल करना है तो यहां से हमें मिल जाएगा -1 अपॉन जेड स्क्वेयर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल और यहां से आ जाएगा जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1 और z की वैल्यू हमें मिल जाएगी z इक्वल टू +-1। मतलब +-1 पॉइंट पे भी फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 0 से 1 ओपन इंटरवल में इनमें से कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जैसे एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक 0 है एक 1 है। अगर फंक्शन की लिमिट
इन एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और अगर नहीं होती तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जैसे अगर हम ऑप्शन ए में देखें, इस फंक्शन 1/x की हम लिमिट चेक करें 0 पॉइंट पे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x हम फाइंड करें, तो वो एग्जिस्ट नहीं होगी क्योंकि 1/0 वहां पे बन जाएगा, फाइनाइट लिमिट हमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी वही सिचुएशन है। अगर इस फंक्शन की लिमिट हम 0 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, इस वजह से ये ऑप्शन भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें, जैसे अगर 1 पे लिमिट चेक करें तो 1 पे एग्जिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसकी लिमिट 0 पे चेक करें cos x अपॉन x की, cos 0 यहाँ पे 1 होता है और नीचे 0 आ जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी होता है लिमिट के केस में, इसका मतलब इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट 1 पे इसकी लिमिट चेक करते हैं। ऊपर आ जाएगा tan 1 और नीचे आएगा 1। tan 1 एक फाइनाइट नंबर होता है, नीचे भी फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हुई, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट हुई। और इसके बाद अब हम 0 पे इसकी लिमिट चेक करेंगे। जैसे sin x अपॉन x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे 1 होती है, उसी तरह से इसकी लिमिट भी x अप्रोचेस टू 0 पे 1 होती है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे अगर हम ऊपर 0 पुट करें, नीचे 0 पुट करें तो ऊपर आ जाएगा tan 0 और नीचे भी आ जाएगा 0। अब tan होता है sin x अपॉन cos x। अब tan 0 अगर फाइंड करें तो ऊपर sin 0 होगा, नीचे cos 0 होगा। sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो यहां से वैल्यू मिलेगी 0। यानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 0, नीचे भी 0 है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगर एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे यूज करें तो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x का डेरिवेटिव ऊपर आता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, और नीचे x का डेरिवेटिव 1। और यहाँ पे अगर अब x को 0 पुट करें तो सीकेंट 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि सीकेंट 0 cos का ऑपोजिट होता है, तो सीकेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos, और cos 0 1 होता है तो 1 अपॉन 1 भी बनाएगा। अगर सीकेंट 0 की वैल्यू 1 आ रही है तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू भी बनाएगी। तो यहाँ से हमें लिमिट 1 मिली, यानी लिमिट दोनों एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट हुई, इसी वजह से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, जो 0 को मैप करती है 1 पे, और 1 को मैप करती है 0 पे, इन्फिनिटी को मैप करती है 2 पे। ऐसे क्वेश्चन को हम क्रॉस रेशियो से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी इजीली सॉल्व हो रहा था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो 0 को मैप करेगी 1 पे। तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में z को 0 रख देंगे। हम देखेंगे 1 वैल्यू कहाँ से आ रही है। 0 1 पे मैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम z को 0 रखें तो 1 माइनस 0 ऊपर 1 आएगा, यहाँ 0 रखें तो नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं आया क्योंकि 0 1 पे मैप होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पे z को 0 रखें तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 0 रखें तो नीचे 0 आएगा, तो यहाँ से भी 1 नहीं आया। अब यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा, यहाँ से भी हमारा 1 नहीं आया, तो ये भी कैंसिल। अब 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो चुके हैं, इसका मतलब या तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन ही रॉन्ग हो। तो दोनों ही केस में हमें मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। इस मॉक टेस्ट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।